नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज इस दुख के माहौल में मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि पहलगाम के इस आतंकी हमले को, इस दुखांतिका को देश कैसे देख रहा है। आपका स्वागत है बाबा रामदास जी। और चूँकि आप कल से इसे देख रहे हैं और इसकी प्रतिक्रियाएँ देख रहे हैं, तो आपका क्या एक असेसमेंट है, क्या विश्लेषण है कि देश में, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश में एक भयंकर रोष है और विशेषकर से सेक्युलर ब्रिगेड के प्रति अधिक रोष है, इस्लामियों के प्रति तो जो है सो है। तो किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं? सर, जो जो रोष है वो तो स्वाभाविक है, होना ही है, होना भी चाहिए। परंतु जैसे ही हमले की खबर आई तो सेक्युलर ब्रिगेड और पूरा इंडी अलायंस वाला जो पूरा गैंग था ना, वो इस बात में जुट गया कि नहीं नहीं, इसको इसको इस्लाम से ना जोड़ा जाए, इसको इस्लामिक हमला, जिहादी हमला न बताया जाए, या ये हिंदुओं पे हमला नहीं था, इट वॉज सिंपली अ टेररिस्ट अटैक। इसको हिंदुत्व से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना था। और यहीं पे सारा जो है वो जो हम लोगों का जो रोष है वो यहीं आ जाता है कि इफ यू कांट कॉल अ स्पेड यू कैन नॉट, मतलब जब आप बीमारी को डायग्नोज ही नहीं करना चाहते, जो इस्लामिक आतंकवाद है, अगर आप उसको इस्लामिक आतंकवाद के रूप में पहचान ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो आप उस बीमारी से लड़ नहीं सकते। सर, एक वेबसाइट है, उसका नाम है ROP, religionofpeace.com। हाँ, हाँ, वो हमारे रॉबर्ट स्पेंसर की है, वो कई बार आते हैं हमारे चैनल पे। जी हाँ। जी, तो वो पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक टेररिज्म के जो घटनाएं हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं और उसको स्टैटिस्टिक्स रखते हैं। तो वो एक बात कहते हैं कि यदि एक लूट के दौरान यदि एक इस्लामिक लुटेरे ने किसी व्यक्ति को चक्कू मार दिया, तो उस घटना को हम अपनी वेबसाइट पे उस टेररिज्म की घटना में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लूट की घटना थी और लूट के दौरान वो हत्या हो गई, मान लीजिए। यदि किसी ने कुरान पढ़ के और अपने इस्लामिक दायित्व के निर्वहन के तहत 72 हूर प्राप्त करने के लिए कि ये तो मेरा धार्मिक दायित्व है कि मैं जिहाद करूं और एक दिन शहीद होकर ऊपर जाऊं, तो वहां पर 72 हूर, 24 गिलमा होंगी और शराब की नदियां बह रही होंगी, और इसलिए मैंने एक आदमी को मार दिया, तो वही घटना आरोपी वाले दर्ज करते हैं। तो बात यह है कि सर, ये जो 28 हत्याएं दर्ज होंगी, ये किसमें दर्ज होंगी? उन लोगों ने जो हत्या की वो इस्लामिक जिहाद के तहत हुई हैं, और इसीलिए लोगों से उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के, पैंटें उतरवा के, कुछ लोगों ने अपना नाम अगर झूठा बता दिया तो उनसे बाकायदा कलमा पढ़वाया गया, ये बोला गया कि नमाज पढ़ के बताओ, और तब जो है गोली मारी गई है। तो सर ये, और हमारे सेक्युलर ब्रिगेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इस समस्या को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते, डायग्नोस ही नहीं करना चाहते। मैं एक इसी तरह एक सेक्युलर हैंडल की बात पढ़ रहा था, उसने घटना को कंडेम्न किया और मानवता पे हमला बताया, पर एक बार भी इसको इस्लामिक आतंकवाद के रूप में चिन्हित नहीं किया।
यही मेन समस्या है। और यही लोग हमको, जो इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने में जो लोग बाधक हैं, वो यही लोग हैं, क्योंकि वो इसको इस्लामिक आतंकवाद मानते ही नहीं हैं। ये है जी। मूल समस्या। इसमें रिलीजन ऑफ पीस में तो आ गया है, लिस्ट में आ गया है। जी। नंबर इसमें 26 लिखा है, और इसमें लिखा अच्छा है जी। इंडिया 2025-04-22 Muslims massacred 26 tourists after confirming religious identity। जी। तो इसलिए ये जिहादी हमला है, ये तो अब दी रिलीजन ऑफ पीस ने भी मान लिया है। जी। तो अब इसके ऊपर हमारे भाई लोग क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बड़े विचित्र कुछ रिएक्शंस देखे मैंने। एक रॉबर्ट वड्रा का रिएक्शन देखा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा अभी रॉबर्ट वाड्रा। क्या बोलते हैं रॉबर्ट वाड्रा? तो रॉबर्ट वड्रा ने लिखा, मैं 1 मिनट उसको खोल लेता हूँ। रॉबर्ट वड्रा, तो रॉबर्ट वड्रा जी कह रहे हैं, आई फील टेरिबल एंड माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज आर फॉर द पीपल हु हैव डाइड इन दिस टेररिस्ट एक्ट। In our country, we see that this government will talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable and troubled. If you dissect this terrorist act that took place, if they are looking at people's identity, why are they doing this? Because there is a divide that has come out in our country with Hindus and Muslims. तो ये हिंदुत्व को रॉबर्ट वड्रा जी जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व के कारण ये हमला हुआ है। हाँ, ये हिंदुत्व के कारण वो डिवाइड हो गई है, और उसके कारण लोग जो है वो आपकी आइडेंटिटी पूछ पूछ के आपका खतरा देख देख के मार रहे हैं। जी। जैसे कि ये काम 1947 में नहीं हुआ था, या 1971 में नहीं हुआ था, और जैसे कि ये काम जो है वो, और बहुत सारे और जो दंगे हुए हैं उनमें नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं ये। या ये काम मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक, गजनी गोरी और वो सब लोगों ने तब कौन सी आरएसएस थी, या तब कौन सी बीजेपी थी, तब कौन सा हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, जो वो इतने इतने बड़े कत्लेआम जो हमारे देश में हुए हैं हमारे इतिहास में। खैर साहब, ये तो अच्छा, 1 मिनट। अब सवाल ये उठता है सर कि ये वाली जो हमारे देश की जो सेक्युलर ब्रिगेड है, इसको इस आतंकवाद की इस घटना को डिफेंड करने की या कैमोफ्लेज करने की, इसको ढकने की, इसको इस पे पर्दा डालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है सर? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हम इस वक्त बैकफुट पे हैं और हमारे प्रति देश में गुस्सा है। वो इस गुस्से को समझ रहे हैं, और वो उस गुस्से का नजला उनके ऊपर गिरेगा जब जब मौका आएगा। तो हिंदू अच्छा, इस घटना ने सर, आपको क्या लगता है, इस घटना से हिंदू यूनाइट होगा? देखिए, अब असर तो पड़ता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले जो इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं, उसका असर जो है कुछ समय तक रहता है, फिर फेड हो जाता है। लेकिन प्रोग्रेसिवली वो जो असर पड़ रहा है, उसकी जो लंबाई है, वो बढ़ती जा रही है। जैसे मुझे ध्यान है, आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जो आप 2009 का चुनाव याद कीजिए। 2009 के चुनाव के जस्ट पहले वो 26/11 वाला इंसिडेंट हुआ था। जी। और उस चुनाव में जो नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 2009 2008 में हुआ था। 2008 में हमला हुआ था। 2008 का 26/11 का 2008 का हमला हुआ था वो, और हाँ जी। 2008 के उस हमले के समय चुनाव चल रहे थे एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के। जी। और मेरे ख्याल से एमपी का एक फेज बाकी था, राजस्थान का एक ही फेज में होना था, राजस्थान का शायद बाकी था।
और उसके बाद भी इन सब में जो है भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और 2009 में तो 1984 के बाद की सबसे बड़ी विजय लेके आती है, 205 सीटें लेके आती है कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम इसका कितना कम इम्पैक्ट पड़ा था। उसके आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे कि 2019 में जो पुलवामा वाला हुआ, उसका इम्पैक्ट काफ़ी समय तक रहा, 3-4 महीने तक रहा। और इसके बाद आप देखें तो जो 370 हटाया तो उसका इम्पैक्ट बहुत दिनों तक था। फिर भाजपा ने स्वयं ही एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने सीएए को ढंग से डील नहीं किया और उसके बाद दंगे इत्यादि हुए दिल्ली में, लेकिन उन दंगों का असर दिल्ली चुनाव पे बिल्कुल नहीं पड़ा। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि तुरंत-फुरत परिवर्तन हुआ, एक थ्रेट लगी, लोगों को अनुमान नहीं था कि मोदी जी की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी 2024 चुनाव में, और 2024 चुनाव में स्थिति खराब होने के बाद पब्लिक ने वो अगले जो चुनाव थे, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि के, वो पूरी तरह से पलट दिए। तो जो एक हिंदुत्व का कंसोलिडेशन है वो तो हो रहा है। ये हो सकता है कि हमारे जो हम अपेक्षा करते हैं उस गति से ना हो रहा हो, लेकिन हो तो रहा है। जी, ये मेरा विचार। सर उसका कारण मुझे ऐसा लगता है ना कि उस जमाने की, जब आप 2009 की बात कर रहे हैं ना, तो वो थी सर अटल अडवाणी की भाजपा। और तब एक तो इतने आक्रामक तेवर नहीं थे भाजपा संगठन के, लीडरशिप भी हमारी जो थी वो तब की और अब की भाजपा में तो खैर अंतर है। और दूसरी बात है कि पिछले दो घटनाओं में, जब उड़ी और बालाकोट को पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने रिएक्ट किया है, इंडियन आर्मी ने जैसे रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मोदी इस बार भी चुप तो बैठने वाले नहीं है और रिएक्ट तो वो करेंगे, और रिएक्ट भी ऐसे करेंगे कि मतलब वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हम्म। उसका असर, वो कंसोलिडेशन इसलिए होगा क्योंकि भारत रिएक्ट करेगा। भारत अब चुपचाप बैठ के ये पाकिस्तान के या इस्लामिक जगत के आतंकी हमलों को चुपचाप बैठ के बर्दाश्त करके सिर्फ रोने वाली मुद्रा में नहीं रहेगा, हम वापस हमला करेंगे। इसकी वजह से कंसोलिडेशन और होगा। अभी तो है, जो तात्कालिक कंसोलिडेशन है वो है। और अभी जो ये पीडीए की राजनीति जो अखिलेश की चल रही थी, या जो जनगणना कराने की बात करते हैं, जातीय जनगणना जिसकी राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इस घटना की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश की जो राजनीति है वो थोड़ी सी बैकफुट पे जाएगी। और वो इस समय जो है उनके प्रति ये गुस्सा सिर्फ इस इस्लामिक आतंकवाद या इस आतंकवादी हमले के प्रति नहीं है, ये गुस्सा अखिलेश और राहुल गांधी की राजनीति के खिलाफ भी है लोगों में, और ये दिखाई दे रहा है। जी हाँ। ये इसी अखिलेश का क्या रिएक्शन है? सर, एक तो इनका रिएक्शन तो वही है कि ये इस हमले के लिए भी भारत सरकार को दोषी ठहराएंगे, उनका फेलियर बताएंगे, और इसके लिए भी हिंदुओं को ही दोषी ठहराएंगे कि तुमने ऐसा किया, इस वजह से यह हमला करने के लिए ये इस्लामिक जगत मजबूर हुआ है, क्योंकि तुम मुसलमानों को परेशान करते हो, क्योंकि तुम्हारे यहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तुमने बाबरी मस्जिद ढाई थी, क्योंकि तुमने ट्रिपल तलाक में उनके पर्सनल लॉ में दखलंदाजी की, तुम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने देते हो, तुम मस्जिदें तोड़ रहे हो। इस वजह से मुसलमानों ने रिटेलिएट किया है। ये तो रिटेलिएटरी एक्शन है, और इसके में भी गलती हिंदुओं की ही है।
तो वो इस घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा का आप रिएक्शन देख लीजिए ना। अखिलेश का भी रिएक्शन देख लीजिए। अखिलेश यादव, जिसमें उन्होंने जी आजकल अपना अकाउंट बना रखा है, उसमें लिखा है सन ऑफ पीडीए। जी। पीडीए के बेटे हैं, लेकिन ये शायद ये कोई दूसरा है यहाँ पे। ना, ये ये कोई पैरोडी पैरोडी अकाउंट होगा। ये पैरोडी अकाउंट है। लेकिन इनका जो है, उससे क्या आता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। तो नॉर्मल सी बात होगी। हाँ जी। घायलों के शीघ्रातिशीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाए, इत्यादि इत्यादि। फिर लास्ट में करते हैं, केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। ये इनका जी ये इनका ट्वीट जो है वो कल घटना के बाद आया था, और आज इन्होंने शुरू कर दिया कि साहब, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है। मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी यहाँ पर भी। जी जी। और वो जो घटना की गंभीरता है, उसमें उन्होंने कोई संज्ञान नहीं। पाकिस्तान का नाम लेने में उनको बड़ी घबराहट है। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे वो। आप नहीं नहीं सर। मुसलमान का और मुस्लिम टेररिस्ट या मुस्लिम आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद तो भूल ही जाइए अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से। राहुल गांधी वहां विदेश में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये कहा था कश्मीर में जाके कि कश्मीर में बाहरी व्यक्ति बहुत अधिक आ गए हैं। याद है आपको? जी 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 जी, चुनाव के दौरान इनका बयान था। नहीं नहीं सर, अभी तो रुक जाइए, अभी थोड़े से दिन और रुक जाइए, 2-4 दिन। यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये आरोप लगाएंगे कि ये हमला तो मोदी ने खुद कराया है, जैसे पुलवामा के समय ये करते थे। ये मोदी पर ये आरोप भी लगाएंगे कि ये हमला तो मोदी ने खुद कराया है। हाँ, वो तो पाकिस्तान से तो शुरू हो गया ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जी और वो लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था। वो लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान का रिएक्शन ये होगा। और पाकिस्तान जैसे जैसे इतना ऐसा रिएक्ट करेगा, वैसे वैसे आप यहाँ देखेंगे कि हिंदू कंसोलिडेशन होगा। आपको याद हो कि जब आसिम मुनीर ने वो टू नेशन थियरी वाला बयान दिया था और ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम हम बिल्कुल अलग अलग हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग हैं, मजहबी रूप से अलग है, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे ज्यादा कौन बौखलाए थे? हमारे सेक्युलर लोग सबसे ज्यादा बौखलाए थे। वो जो पंचबक्कार है ना, मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी, मैकॉले पुत्र वाले, वो सबसे जी। ज्यादा बौखलाए थे। और उन्होंने आसिम मुनीर के बयान की निंदा की थी, कहा था कि भाई अब अमन की आशा का क्या होगा, इस तरह की बात हो रही है पाकिस्तान से। तो उनका तो सारा का सारा इंटरेस्ट अमन की आशा में। जी जी। और सर एक चीज है ना, ये गजवाए हिंद का जो इस्लामिक जगत का और पाकिस्तान का जो सपना है, ये उसका ही तो उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। और हमारी जो सेक्युलर ब्रिगेड है वो पाकिस्तान के साथ और इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है। इनको उनको कंडेम करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। वो इस घटना को भी ये इस्लामिक घटना कह के कंडेम करने में ये बिल्कुल एक शब्द भी आप इसको इस्लामिक आतंकवाद के रूप में परिभाषित होते हुए नहीं देखेंगे। और आसिम मुनीर ने जो ये कहा कि भाई कश्मीर हमारी जगलर वेन है और हमको हर बच्चे को ये सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, अपने वो याद रखें। तो सर ये निश्चित रूप से इस घटना के मैं तो ये मेरा तो ये पक्का विश्वास है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे आसिम मुनीर के उस लेक्चर
से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, और ये उस लेक्चर की ही परिणति है जो आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को दोबारा जो है याद दिलाया लोगों को। ये उसी घटना की परिणति है। इसका आप और क्या इम्पैक्ट देखते हैं हिंदू जनमानस पर? क्योंकि बहुत सारे जो सेक्युलर हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये मैसेज चलाया जा रहा है कि साहब के आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी और धर्म पूछा। नहीं तो ये तो सच्चाई है ना। मैं कल रात को एक वीडियो बनाया और मैंने कहा कि मैं डिमांड करता हूं कि अब इन 28 लोगों की जनगणना जरूर होनी चाहिए, जातीय जनगणना। और ये मैं अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि उन 28 मरने वालों में कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं और कितने महादलित हैं, और कितने कन्नड़ भाषी हैं, कितने तमिल भाषी हैं और कितने हिंदी भाषी हैं। और जी, ये फैक्ट है। और हम इसको क्यों न इंगित करें कि उन्होंने मारते समय हमारी जाति नहीं देखी, न किसी जाट को बख्शा, न किसी यादव को बख्शा, न किसी दलित को बख्शा, और न किसी कन्नड़ भाषी को बख्शा, न तमिल भाषी को बख्शा। उसने सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी हिंदू देखी। और मरने वालों का दोष क्या था सर? सिर्फ एक दोष था ना, कि वो हिंदू थे। तो हिंदुओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, एंड दैट इज हिंदू। दे शुड नॉट फोकस ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटी। क्योंकि जब कल को आपके सर्वाइवल की बात आएगी तो आपकी हिंदू आइडेंटिटी ही काम आएगी। वही आपको आपके मरने का कारण बनी है और वही आपके बचने का कारण बनेगी। और इस चीज को हम लोग क्यों ना इसको फोकस करें? हम तो करेंगे कि हिंदुओं को अपनी जातीय अस्मिता को पीछे रख के अपने हिंदू होने की पहचान, हिंदू अस्मिता पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी हाँ, देखिए आप कल जो है वो पाकिस्तान ने भी फॉर्मेलिटी निभाई है एक कॉन्डोलेंस करने की, और आज बता रहे हैं कि साहब पाकिस्तान ने पहले से तैयारी कर रखी थी और पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है झेलम एरिया में, जो उनका झेलम शहर है उसके उस एरिया में, जो कि हमारी आपके एलओसी से लगता एरिया है। जी तो इससे तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि यही था जो कुछ मामला था। जी मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ वो बंगाल का मामला चल रहा है, और बंगाल के मामले में भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हिंदुओं को इस सरकार से जो कि पूरी नहीं हो रही है। और अब यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बाद जो कुछ भी हाइप बनाई जा रही है कि साहब कि हम ऐसा काम करेंगे कि बालाकोट भूल जाएंगे लोग बाग, यदि वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सर देखिए, नहीं मैं ऐसा तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं। आपको ध्यान होगा कि जब अभिनंदन का हवाई जहाज गिर गया था और अभिनंदन को कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान में, तो अचानक से जो है हम लोग बड़ा चिंतित हो गए थे कि ये तो इट इज अ बिग सेटबैक टू द इमेज ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और उसके बाद मोदी की जो जेस्चर और पोस्चरिंग थी ना, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया कि शाम 5 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो तैयार बैठा हूं। और बाद में उस चीज को पाकिस्तान के नेताओं ने खुद अपनी पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि हाँ, ऐसी धमकी इंडिया की तरफ से आई थी। तो सर देखिए, अगर ये ना मोदी गवर्नमेंट के लिए इमेज बिल्डिंग के लिए, मैं तो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखता हूं कि
पाकिस्तान को पकड़ के रगड़ देने का, पीट देने का एक मौका मिल गया है मोदी का मोदी को, और मोदी इससे चूकेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। हाँ, ये है कि इस बार हमें ये देखना होगा कि वो जो उनका जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो कहां से कैसे घुस के कहां हमला करते हैं और कैसे इस घटनाक्रम पर रिएक्ट करती है इंडियन आर्मी। पर सर ये तो पक्की बात है कि मोदी चुप नहीं बैठने वाले हैं, और मोदी इसको पॉलिटिकली भुनाएंगे। इससे इससे जो रिएक्शन होगा मोदी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वह पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है मोदी को, इसलिए मोदी इस मौके से चूकेंगे नहीं। और मोदी पे ये प्रेशर भी है क्योंकि पूर्व में बालाकोट और वो सब जो हो चुका है, तो इस बार भी मैं समझ रहा हूं कि जल्द ही कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, और भारत की जनता की ये अपेक्षा भी है भारत सरकार से। अब कुछ दिन के लिए बंगाल वाला जो मुद्दा है वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, और हाँ, हाँ, लेकिन ये दिख रहा है कि ये जानबूझ के प्रोवोक किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की आर्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो लगातार पिट रहे थे, बलूचिस्तान में पिट रहे थे, और वो यहाँ आपके टीटी, आपके जो खैबर पख्तूनख्वा इनका जो है वो पुराना जो एनडब्ल्यूएफपी था, वहाँ पे पिट रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि साहब कि भारत से कुछ हमला-वमला करवा लो, तो उसके कारण जो है वो लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएँगे, हमारी पॉपुलैरिटी वापस जम जाएगी। तो सर आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी वापस जमेगी या इनकी पूरी तरह से और पिटाई हो जाएगी? नहीं 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 सर, मैं बताऊं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को जिंदा रहने के लिए भारत का जो थ्रेट है, भारत से थ्रेट, और कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना पाकिस्तान की आर्मी की सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिस तरीके से वो टीटीपी से और आपके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से पिट रही थी उस सेक्टर में, तो लोगों के मन में एक सवाल पाकिस्तान में ये पैदा होने लग गया था, यार पाकिस्तान आर्मी की जरूरत ही क्या है? कश्मीर का मुद्दा तो हल हो गया, और वहां पे आर्टिकल 370 अबॉलिश करके मोदी ने जो है कश्मीर को अपने में अच्छी तरह से एसिमिलेट कर लिया है, मिला लिया है, और कश्मीर तो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और उसकी वजह से जो पीओजेके के लोग हैं वो भी अब पाकिस्तान के साथ रहने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सर पाकिस्तान आर्मी की उपयोगिता ही समाप्त होती जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, और पब्लिक को यह था कि यार ये हम क्यों पाल रखा हमने ये सफेद हाथी, जब इसने कुछ करना ही नहीं है। भाई ये अफगानिस्तान में पिट रहे हैं, बलूचिस्तान में पिट रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, ये बॉर्डर छोड़ के भाग आए वहां से। तो सर इनको अच्छा एक बात बताइए ना, कोई भी समझदार आर्मी कभी भी दो फ्रंट नहीं खोलना चाहती थी, पाकिस्तान ने तो तीसरा फ्रंट खोल लिया, और वो भी तब खोल लिया जबकि उनके पास खाने के लिए गेहूं अनाज तक नहीं है, भूखा मर रहा है देश। और आप दो युद्ध पहले से लड़ रहे हैं और तीसरा आपने और शुरू कर दिया। अच्छा तीसरी एक चीज बताइए सर, आज तक इतना टेररिज्म हमने देखा, आज तक कभी भी टूरिस्ट पर हमला नहीं देखा। तो मैं तो जब पीक था ना टेररिज्म का, उस जमाने में पूरा कश्मीर मैंने घूमा है, और अपनी पत्नी के साथ घूमा है, और मैं तो सचमुच ऐसे ऐसे एरियाज में हम लोग घुस जाते थे जो वाकई आर्मी वाले हमें देख के कहते हैं कि भाई तुम पागल हो क्या, यहां तक चले आए। कई बार तो हमें फौज ने सुरक्षित स्थानों पे अपनी जीप जोंगा में बिठा के पहुंचाया। तो मैंने तब भी देखा सर कि टूरिस्ट को टच नहीं किया आज तक कभी, पहली बार है कि टूरिस्ट पे इस एक तरीके दो से। बार तो हुए हैं अटैक। एक तो आपको सर याद होगा ना, वो वो इक्का दुक्का। प्रधानमंत्री भी याद करते हैं कि साहब की टूरिस्ट बस पे, गुजरात वाली एक टूरिस्ट बस पे अटैक हुआ था। हाँ जी, एक बार एक बार अमरनाथ वहां यात्रा पे, पहलगाम में हुआ था, पहलगाम में हुआ अमरनाथ था। यात्रा पे अटैक हुआ था। तो जी, इक्के दुक्के तो हुए हैं, लेकिन इक्के इतना दुक्के बड़ा हुए, तो नहीं। इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था। तो इस बार अच्छा, उसमें पाकिस्तान को एक और बड़ी समस्या हो गई थी ना, कि जिस तरीके से सर कश्मीर में शांति स्थापित हो रही थी, और कश्मीर
तरक्की कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। और जितनी तेजी से वहां पे बिजनेस, इकोनॉमी और बिजनेस एक्टिविटी, स्पेशली टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो, और सर ये जो ट्रेन पहुंची है ना वहां पे कश्मीर में, जी इसका इसका बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ा था पीओजीके की जनता पे। उनको लगता था कि यार हम तो वी हैव बीन लेफ्ट ओवर, और देखो जो इंडियन कश्मीर है वो कितना तरक्की कर गया, वहां के लोगों में इतनी खुशहाली है, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, वहां के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और वहां पे तो डिस्कोटेक्स खुल गए और मॉल्स खुल गए, और मतलब हैं, भर भर के ट्रेनें, भर भर के टूरिस्ट आ रहा है वहां पे, होटलों में जगह नहीं है रुकने की। तो सर अच्छा, अब ये जो वक्फ का मामला चल रहा था, आपको क्या जी, लगता है कि ये बैकग्राउंड में जाएगा क्या इसके कारण? निश्चित रूप से ये तो सिर्फ, अब तो फोकस कश्मीर पे आ गया ना, अब तो सारी दुनिया का फोकस ये हो जाएगा कि अच्छा, अब अगर कोई पॉलिटिकल, देखिए वक्फ के अगर जितने भी ऑर्गेनाइज होने वाले थे प्रदर्शन वक्फ को लेके, वो आखिर ऑर्गेनाइज तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और इन्हीं पार्टियों ने ही करने थे ना। तो अब अगर वो सड़क पे मैदान में उतरते हैं तो उनके प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका खामियाजा पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। अब अगर मुसलमान देश में कुछ करता है तो वो नजला जो है वो अखिलेश और राहुल गांधी पे गिरेगा, और उसका उनको पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये अब वक्फ के मुद्दे पे चुपचाप बैठ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठ जाएगा? बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही बड़ा बेचारा इस समय प्रताड़ित और डरा हुआ सा लग रहा है उनको। अब इस मुद्दे पे भी लोगों ने घेर लिया कि क्या जरूरत थी तुमको, तुम ये तुम्हारा जो ये है आदेश जो था कि सितंबर 30 तक हर हालत में चुनाव करा के दो, तुम्हारे तुमको चुनाव कराने की ऐसी क्या जल्दी थी, और तुमने क्या हासिल कर लिया चुनाव करा के। जो चुनाव होने के बाद से, जब से ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे की गवर्नमेंट आई है, कश्मीर में अशांति ही फैली है सर, ज्यादा अशांत हुआ है कश्मीर। पहले कश्मीर बहुत ज्यादा स्टेबल था, तो वहां पर भी तो सुप्रीम कोर्ट पर ही नजला गिर रहा है पब्लिक का। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, बहुत लोग सीधे सीधे चीफ जस्टिस को ब्लेम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने चुनाव करा के जल्दीबाजी की और भारत सरकार की गलती है, भारत सरकार को जो है तुरंत डिफाई कर देना चाहिए था कि सॉरी हम नहीं करा रहे चुनाव। कर देना चाहिए था। वो भी तो अपनी वो जो जी चालाकी खेल रहे थे। कह रहे साहब हम शायद जीत जाएंगे साहब। वो इंजीनियर रशीद को खड़ा कर दिया वहां पे, उससे बहुत बंद हाँ उड़ी इनकी कि इंजीनियर रशीद से इन्होंने पींगे बढ़ा ली कि जी साहब के चुनाव जीतने के लिए किसी से भी समझौता कर लोगे क्या? जी। ये बात हुई थी उससे। तो वक्फ का मुद्दा तो बैक बेंच पे जाएगा सर, मैं आपको बता रहा हूं। अब हाँ जैसे जैसे सेक्युलर ब्रिगेड डिफेंसिव होता जाएगा, आप हाँ। देख लीजिएगा कि ये आरोप लगने लग जाएंगे कि ये मोदी ने खुद खुद कराया है ये हमला। ये है। अरे रॉबर्ट वाड्रा तो बोल ही यही रहा है कि जी साहब ये जो है वो हिंदुत्व की वजह से हुआ है हम्म, हमला जो है ये। मतलब आपने अगर किसी को 2 थप्पड़ मार दिए तो उसका मतलब ये है कि आपको गोली मारी जाएगी। उसका जी बदला ये लॉजिक बताया जा रहा है। अब ये लॉजिक जो है ये कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश में कैसा चलेगा ये लॉजिक? सर देखिए उत्तर प्रदेश में ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस आक्रामक तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति को लेके आगे बढ़ रहे थे, और जिस प्रकार से वो सवर्णों खासकर ठाकुरों और दलितों के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से आज, जैसे कल परसों का जो उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि बकायदा उन्होंने नाम दिया सिंह पोस्टिंग कि, और जिस जिस आक्रामक तरीके से यूपी पुलिस ने रिएक्ट किया और जवाब दिए
प्रशांत जी जो है, प्रशांत किशोर क्या नाम है उनका, नहीं वो जो प्रशांत कुमार। एडीजी एलओ जो थे, एडीजी डीजीपी जो है अभी, हाँ, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार साहब ने जो जिस तरीके से पूरे फैक्ट्स के साथ, तो सर जितने आक्रामक तरीके से अखिलेश कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद अखिलेश के उस आक्रामकता में उनको कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों में मुसलमानों के प्रति जो गुस्सा है, वह गुस्सा अखिलेश के ऊपर निकलेगा नहीं, तो क्योंकि मुसलमानों के द्वारा की गई इस घटना को अखिलेश से जोड़ के देखा जाएगा और अखिलेश को इसका दोषी बताया जाएगा। ये अच्छा, पब्लिक ये जो अखिलेश की स्ट्रेटजी है, तो जहां तक मेरा अनुमान है कि यदि सवर्णों में से सबसे अधिक भाग किसी का अखिलेश यादव को मिला था 2022 में, तो वो ठाकरों का मिला था। अब वो क्या, जो उसको कहते हैं ना कि साहब कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे, कि साहब ये 30% ठाकरों का भाग उनको मिल गया था, उसको छोड़ के वो जो है कह रहे हैं कि साहब कि दलित वालों को तो हम लेंगे, भले ही दलित उनको किसी तरह से वोट ना दे, क्योंकि दलितों का उनका पुराना वैर है, सब जानते हैं। सर उसके अखिलेश की राजनीति की प्रतिक्रिया में जितनी आक्रामक बहन जी हुई हैं, लोगों को ये आशा नहीं थी। बहन जी से इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। और चंद्रशेखर रावण की भूमिका भी थोड़ी अब संदिग्ध हो गई है कि क्या चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव और उनके इस पूरे गिरोह के साथ अलाइन करेंगे, इस पे लोगों को शक है। तो सर ये तो पक्की बात है कि दलित तो अखिलेश के साथ नहीं जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पहलगाम के बाद अखिलेश को अपनी रणनीति से पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब कि दलित तो जा नहीं रहा है, और ठाकरों को आपने जो थोड़े बहुत थे आपके पास, वो आपने दूर कर लिए। भाई मुलायम सिंह यादव को तो ठाकरों का सपोर्ट खूब ही मिलता था ना, ध्यान कीजिए। नहीं नहीं सर, इतना मिलता था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं आपको, आगरा में सॉरी, आगरा में अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात हुई है ब्रजेश सिंह की। और आप एक चीज नोट करेंगे कि ये जो ठाकुर नेता थे, जैसे भैया राजा और इसके अलावा जितने बाहुबली नेता थे, ये सब अखिलेश के प्रति न्यूट्रल रहते थे। जब से भाजपा, जैसे योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, तब से इनका झुकाव योगी जी की तरफ हुआ है, सभी क्षत्रिय लीडरशिप का, परंतु अखिलेश के प्रति ये न्यूट्रल रहते थे। आप एक चीज और नोट करेंगे कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतना कुछ ये मामला पहलवानों वाला चल रहा था, उस दौरान अन्य लोग, अन्य पॉलिटिकल पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्रिटिसाइज तो करते थे, पर अखिलेश ने कभी भी, अखिलेश और मुलायम सिंह ने कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और राजपूत लीडरशिप भी अखिलेश के खिलाफ कोई शब्द बोलती नहीं थी। इस बार सर सारी की सारी राजपूत लीडरशिप अखिलेश के खिलाफ न सिर्फ संगठित हुई है, बल्कि मुखर रूप से विरोध किया है। आज भैया राजा का बयान आपने ट्वीट पढ़ा है? राजा भैया का जो है वो कुंडा वाले, मैंने नहीं पढ़ा, बताएं। अरे सर उन्होंने बहुत आक्रामक, बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उसके लिए इस्लामिक आतंकवाद को, मतलब जितनी कड़ी शब्दों में इस्लामिक आतंकवाद की निंदा हो सकती थी वो उन्होंने की है। और इसके अलावा जितने भी क्षत्रिय लीडर हैं वो अखिलेश के खिलाफ मुखर होके बोल रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी से ब्रजेश सिंह का मिलना, पहले रविंद्र सिंह भाटी लखनऊ आए, ये वहां मिले, उसके बाद ब्रजेश सिंह खुद बाड़मेर गए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है राजपूत लीडरशिप के प्रति, और इसका असर सिर्फ
यूपी में नहीं है सर, पूरी एमपी, राजस्थान और गुजरात तक है। तो ये जो राजपूत कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। भाई और इसका तो इनको राजपूतों ने, बहुत सर बड़ा एडवांटेज मिला है। मैंने अपने जीवन में पहली बार राजपूतों को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एकजुट होते देखा है। मैंने तो सीधी सी बात ये मुझे ये समझ में आती है कि 2024 में जब आपको इतना विशाल समर्थन मिला ठाकुरों का, हाँ। तो आपको क्या चुल्ल मची थी कि साहब उनके प्रति ही आपने जो है वो ये कि दलित वर्सेस राजपूत पॉलिटिक्स, ये सोच रहे हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ केवल राजपूतों के लीडर है? यस, ये इनकी इनकी जो ये पूरी स्ट्रेटेजी है ना, असल में सर मैं आपको बताऊं, असल में ये राजपूतों का विरोध नहीं कर रहे हैं, असल में ये विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को राजपूतों की सरकार के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूपी की जनता इस बात को महसूस करती है कि जब से योगी जी का राज आया है तब से समाज में कोई भी गुंडा एलिमेंट, एक तो सर राजपूतों ने कभी भी सामाजिक गुंडागर्दी नहीं की। राजपूतों ने, जैसे अगर आप समाज में बात करेंगे ना कि लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लेना जबरदस्ती, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम इत्यादि, उसमें राजपूत कम्युनिटी कभी इन्वॉल्व नहीं रही है। राजपूतों का कभी भी दलितों के साथ कभी कोई आप संघर्ष नहीं सुनेंगे। सबसे ज्यादा अगर दलितों का संघर्ष अगर समाज में सड़क पे होता है तो वो यादवों के साथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो आम जनता योगी जी को राजपूतों के शासन के रूप में नहीं देखती है, परंतु अखिलेश जी की जैसे परसों जो इन्होंने पुलिस विभाग में राजपूत सिंह पोस्टिंग का जो सिंह तैनाती का जो शब्द गढ़ा है ना इन्होंने, कि साहब इतने परसेंट तो ठाकुरों को ही थानों में और प्लम पोस्टिंग्स दी गई हैं, तो ये सर ये सरेआम सिर्फ और सिर्फ योगी जी पे हमला है। और सर राजपूत कंसोलिडेशन जो हो रहा है लीडर्स का, मुझे लगता है कि इसके पीछे योगी जी का ही इशारा है, योगी जी के इशारे पर ही ये अच्छा आज आज मैं इस कड़ी में जो सबसे लेटेस्ट बड़ी घटना मानता हूं वो राजा भैया के आज के ट्वीट को मानता हूं। जिस तरीके से उन्होंने आज के ये पहलगाम की निंदा की है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ना मैंने देख लिया, उसको मैं इस पे डाल दूंगा जी, पिन कर दूंगा, साथ में लोग देख लेंगे इसको। और क्योंकि उन्होंने जो जो कहा है वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि कह रहे हैं कि साहब कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे हुए अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। जी, अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इस तरह की बातें पूरी। सर ये बहुत कड़ा बयान नहीं मानते आप इसको? बहुत कड़ा बयान है। कलावा देख के वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा था कि टेरर हैज अ रिलीजन। तो सर आप इसको, मैं राजा भैया के इस बयान को ठाकुरों की प्रतिक्रिया मानूंगा। जी जी। तो अखिलेश को सर ये गलती जो है ना बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि सर मैंने आज तक अपने जीवन में इस किस्म का मुखर ठाकुर कंसोलिडेशन पॉलिटिकली नहीं देखा है। हो जहां सकता है एमपी, अखिलेश बाबू ये सोच रहे हो कि साहब के ठाकुर एक साथ आएंगे तो ब्राह्मण दूर हो जाएंगे, तो ब्राह्मण दूर सर ना अभी ना तक ना तो ना ब्राह्मणों सर को तो ना कोई योगी सर आदित्यनाथ से इसका तो कोई मतलब, समस्या रही नहीं है। सर इसका मतलब अभी 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 अखिलेश जी इस समाज के मर्म को जानता ही नहीं है। ठाकुरों ने हमेशा फ्रंट लाइन से लीड किया है, और जब ठाकुर, सर जब जब
क्षत्रिय समाज तलवार लेके देश की रक्षा के लिए उद्यत हुआ, आगे बढ़ा, तो पूरा देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ और साथ साथ चला है, और सबने साथ साथ मिलकर कुर्बानी दी है। अखिलेश यादव इतिहास बोल रहे हैं कि क्षत्रिय समाज आगे रहता था तलवार लेके, और सबसे दुश्मन की तलवार सबसे पहले झेलता था, और पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहा है। तो क्षत्रिय समाज जब आगे चलेगा तो सर पूरा समाज साथ चलेगा। सर क्षत्रियों की एक खूबी है कि वो समाज को साथ लेके चलने की बहुत जबरदस्त उनमें क्षमता है। और एक चीज और बताऊं सर, मैं स्पेशली यूपी की बात करूं, ब्राह्मणों में एक बात कही जाती है, और ठाकुर साहब लोग जो है ना ब्राह्मणों को कई बार टॉन्ट भी करते हैं, अरे सिर्फ हम ही तो लोग हैं जो आपको आज भी सम्मान देते हैं। सर क्षत्रिय समाज, आपको मालूम है हमारे समाज में 5 साल के बच्चे को भी 60 साल का कोई बूढ़ा पालगी बाबा करता है। हम 5 साल के बच्चे को भी, यदि ब्राह्मण समाज का बच्चा है तो क्षत्रिय समाज आज भी उनको पालगी बोलता है, पैर छूता है। और इस बात को ब्राह्मण समाज अच्छी तरह समझता है कि इस समाज में सबसे ज्यादा सम्मान यदि कोई वर्ग हमें देता है तो वो क्षत्रिय समाज है। तो सर ये तो देखने में भी आया ना लगातार, जी ब्राह्मण समाज का जो समर्थन योगी आदित्यनाथ को रहा है वो 80%, 85%, अरे सर क्या बात है, 92% इस तरह से चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ठाकुरों ने इतना समर्थन नहीं दिया बिल्कुल जितना ब्राह्मण समाज ने दिया है। तो यह अखिलेश बाबू का ये जो मामला है, और जो इन्होंने कोशिश की है, आगरा में की है या पहलगाम के मामले में की है, ये इनके उल्टी पड़ेगी। और सबसे बहुत बुरी अधिक तरह कष्ट आतंकवादियों को भी तब होगा जब उत्तर प्रदेश से चूं तक नहीं निकलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद योगी जी तो जहां जमीन उनको लेनी है वो ले रहे हैं आराम से। तो कह दिया नहीं कि सर, साहब और अनरजिस्टर्ड के ऊपर थोड़ी स्टे है, तो अनरजिस्टर्ड जो भी है वो सब हम वापस लेंगे। योगी जी की सफलता का जो सबसे बड़ा पैमाना मैं मानता हूं वो संभल है। संभल में जिस तरीके ने से योगी जी ने काम किया, और अब वक्फ की प्रॉपर्टीज पे उन्होंने आज सरेआम घोषणा कर दी कि जो भी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वो हमने ऑलरेडी चिन्हित कर ली है, और वो तो पार्लियामेंट में बिल आने से पहले उन्होंने होमवर्क करके पूरा एकदम रेडी कर लिया था, और उन्होंने कह दिया है कि वो तो हम लेंगे और उसको हम समाज कल्याण के कामों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कौशाम्बी में तो ले भी ली 58 एकड़, जी दर्ज भी होगी। और सर एक चीज और बताऊं, पसमंदा मुस्लिम समाज में इसका समर्थन है। बस मुसलमान इस योगी जी को समर्थन देगा इस मुद्दे पे, आप देख लीजिएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आइए इन घटनाओं पर हम निकट दृष्टि रखेंगे। तो आज का कार्यक्रम तो हम यहीं समाप्त करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा रामदास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर, जय श्री राम, वंदे मातरम।